नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के अधिकार। जी। और इसमें हम खास तौर पर देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम आमतौर पर सीआरपीसी कहते हैं, उसकी धारा 125 को। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का आधार है सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला 2015 का शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान, ठीक है। जी। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इस केस में अदालत ने गुजारा भत्ता, जिसे मेंटेनेंस कहते हैं, फिर ये जो अदालती कार्रवाई में इतनी देर लग जाती है उस पर, और एक पति के क्या फर्ज होते हैं, इन सब पर क्या रुख अपनाया, क्या दिशा निर्देश दिए। ये वाकई बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि ये सीधे सीधे सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोर्ट ने भी शायद शुरुआत में कुछ सख्त टिप्पणी की थी इस पर। हाँ, बिल्कुल। फैसले की शुरुआत में ही कोर्ट ने बड़े सशक्त शब्दों में कहा था कि कैसे सदियों पुरानी जो बाधाएं हैं वो अब हट रही हैं और महिलाओं के अधिकार ज्यादा मुखर हो रहे हैं, ज्यादा सामने आ रहे हैं। एक तरह से बदलते समाज का संकेत था। तो चलिए इस केस की तह में चलते हैं। शमीमा फारूकी का मामला शुरू कैसे हुआ? उन्होंने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? देखिए, शमीमा फारूकी ने 1998 में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते के लिए अर्जी दी थी। 1998 में? अच्छा जी। ये धारा 125, जैसा आपने कहा, ये किसी भी धर्म की जरूरतमंद पत्नी, बच्चों या माँ बाप को पति या बेटे से गुजारा भत्ता दिलवाने का प्रावधान करती है। हाँ, ये जरूरी बात है कि ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए है। बिल्कुल। तो शमीमा की शादी शाहिद खान से 1992 में हुई थी और उनका आरोप ये था कि शादी के कुछ साल बाद ही पति और उनके घरवाले दहेज में कार की मांग करने लगे थे। कार की मांग शादी के बाद? जी, शादी के बाद। और इसी वजह से उन्हें तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था, और आखिरकार उनका कहना था कि उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ओह, ये तो गंभीर आरोप थे। पति का क्या कहना था इस पर? शाहिद खान का पक्ष क्या था? शाहिद खान ने, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, इन सारे आरोपों से साफ इनकार कर दिया। अच्छा। उनका अपना एक अलग ही दावा था। उन्होंने कहा कि भाई, मैंने तो शमीमा को 1997 में ही, मतलब अर्जी देने से भी 1 साल पहले तलाक दे दिया था। तलाक दे दिया था? हाँ, और सिर्फ तलाक ही नहीं, उनका कहना था कि जो मेहर की रकम होती है वो भी मैंने अदा कर दी थी। मेहर यानी वो रकम जो निकाह के वक्त तय होती है? जी बिल्कुल, जो निकाह के समय तय होती है और आमतौर पर तलाक या पति की मौत की सूरत में पत्नी को दी जाती है। तो पति का कहना था तलाक भी हो गया, मेहर भी दे दिया, तो अब गुजारा भत्ते का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन शमीमा का क्या कहना था इस तलाक और मेहर पर? क्या वो मानती थी कि तलाक हुआ है? नहीं, यहीं पर मामला उलझ गया। शमीमा ने साफ कहा कि उन्हें ना तो इस कथित तलाक की कोई जानकारी दी गई थी और ना ही उन्हें मेहर की कोई रकम मिली थी। तो एक तरफ पति कह रहे तलाक हो गया, मेहर दे दिया, दूसरी तरफ पत्नी कह रही मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मामला फिर पहुंचा फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट, तो वहां क्या फैसला हुआ और कितना वक्त लगा वहां? फैसला तो आया, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग गया। अर्जी थी 1998 की और फैमिली कोर्ट का फैसला आया, आप अंदाजा लगाइए, 2012 में। 14 साल? जी, पूरे 14 साल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ध्यान भी दिया। 14 साल सिर्फ फैमिली कोर्ट में? यकीन नहीं होता। खैर, फैसले में क्या कहा कोर्ट ने? फैमिली कोर्ट ने सबसे पहले तो ये माना कि हाँ, अगर तलाक हो भी गया है तब भी एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। ठीक है। फिर कोर्ट ने सबूतों के आधार पर यह भी पाया कि शमीमा के साथ वाकई ज्यादती हुई थी। उन्हें परेशान किया गया था, पति ने उनके गुजारे का कोई इंतजाम नहीं किया था, और ये भी कि शमीमा के पास अपनी कमाई का कोई जरिया, कोई साधन नहीं था। तो कोर्ट ने शमीमा के हक में फैसला दिया। कितनी रकम तय की? कोर्ट ने पति की उस वक्त की तनख्वाह देखी, जो करीब 17,654 रुपए महीना थी। उसके आधार पर कोर्ट ने 2 हिस्सों में भत्ता तय किया। एक तो अर्जी देने की तारीख से, यानी 1998 से लेकर फैसले की तारीख 2012 तक 2500 रुपए महीना, यानी पिछले 14 सालों के लिए 2500 रुपए महीना। जी, एरियर के तौर पर। और फिर फैसले की तारीख के बाद से जब तक शमीमा दोबारा शादी नहीं कर लेती तब तक के लिए 4000 रुपए महीना। ठीक है, तो 2500 पिछला और 4000 आगे के लिए। लेकिन ये 14 साल की देरी,
क्या कोर्ट ने इस पर कुछ कहा या कोई अंतरिम भत्ता दिया था इस दौरान? नहीं, यही तो बड़ी समस्या थी। इस दौरान कोई अंतरिम भत्ता नहीं मिला था और इसी देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बहुत सख्त टिप्पणी की। हम उस पर आएंगे। जरूर। तो फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद मामला खत्म हो गया या पति हाई कोर्ट गए? नहीं, पति इस फैसले से खुश नहीं थे, वो हाई कोर्ट चले गए। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने क्या किया? क्या उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को बदल दिया? हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों को तो सही माना, जैसे ये कि पत्नी को परेशान किया गया और वो भत्ते की हकदार है, लेकिन उन्होंने गुजारा भत्ते की रकम कम कर दी। उनका तर्क ये था कि पति शाहिद खान 1 अप्रैल 2012 को सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं। ओह, रिटायरमेंट? जी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, उनकी आमदनी कम हो गई होगी, इसलिए भत्ता 4000 से घटाकर 2000 रुपए महीना कर दिया जाए। आधा कर दिया, सिर्फ रिटायरमेंट के आधार पर? हाँ, सिर्फ रिटायरमेंट को आधार बनाकर रकम आधी कर दी। यहीं पर फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आई होगी। शमीमा फारूकी सुप्रीम कोर्ट गईं। जी हाँ, वो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और यहीं पर यह मामला एक लैंडमार्क केस बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कैसे देखा? सबसे पहले तो क्या उन्होंने ये साफ किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला 125 में आ सकती है या नहीं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई शक नहीं रहने दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की पूरी हकदार हैं। उन्होंने पुराने महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला भी दिया, जैसे डैनियल लतीफ़ी केस, शबाना बानो केस। ये सब स्थापित कानून है। ठीक है, तो ये बात तो तय हो गई। अब आते हैं उस देरी वाले मुद्दे पर जो 14 साल फैमिली कोर्ट में लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ते जैसे मामले जो किसी की रोजी रोटी और इज्जत से जुड़े हैं, उनमें इतनी जबरदस्त देरी होना, और वो भी बिना कोई अंतरिम राहत दिए, मतलब 14 साल तक महिला को कुछ नहीं मिला, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये न्याय के सिद्धांतों के ही खिलाफ है। बिल्कुल, 14 साल तो किसी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है। हाँ, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि फैमिली कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी है, उनका ये कर्तव्य है कि ऐसे मामलों को तेजी से निपटाएं, प्राथमिकता दें। सही बात है। और फिर गुजारा भत्ते का जो सिद्धांत है, मतलब ये पैसा क्यों दिया जाता है? क्या सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने के लिए? नहीं, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि धारा 125 का मकसद सिर्फ पेट भरना या किसी को बस जीवित रखना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है महिला को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देना, डिग्निटी के साथ। यानी वो तलाक के बाद भी जहां तक संभव हो उसी तरह का जीवन स्तर बनाए रख सके जैसा वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने पति के घर में जी रही थी। अच्छा, ये बहुत अहम फर्क है। सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये एक सामाजिक न्याय का उपाय है। ये संविधान की भावना के अनुरूप है, जैसे अनुच्छेद 15(3) जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत देता है, या अनुच्छेद 39 जो राज्य को नीतियां बनाने का निर्देश देता है ताकि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलें। तो ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जी। अब एक सवाल जो हाईकोर्ट के फैसले से उठता है, अगर पति कहता है कि भाई मैं तो रिटायर हो गया, मेरी कमाई कम हो गई है, या मान लीजिए कोई कहता है मेरे पास नौकरी नहीं है, साधन नहीं है, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी अपना रुख एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा अगर पति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और कमाने की क्षमता रखता है, हाँ, अगर उसमें पोटेंशियल है कमाने का, तो वो ये बहाना बनाकर नहीं बच सकता कि मेरे पास अभी साधन नहीं है या मेरी कमाई कम हो गई है। पत्नी का भरण पोषण करना, उसका मेंटेनेंस देना उसकी कानूनी और एक तरह से कहें तो नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब अगर क्षमता है तो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते? बिल्कुल। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये उसका एक पवित्र कर्तव्य है जिसे उसे निभाना ही होगा। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के एक पुराने केस चंद्र प्रकाश बोदराज बनाम सावित्री बोदराज का हवाला भी दिया, जहां यही सिद्धांत स्थापित किया गया था। तो इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत माना होगा, जिसने रकम आधी कर दी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो सिर्फ पति के रिटायरमेंट को देखकर रकम 4000 से घटाकर 2000 कर दी, वो एक तरह से बिना ठीक से विचार किए मैकेनिकली किया गया फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि पत्नी यानी शमीमा फारूकी ने
कोर्ट के सामने पति की पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट से मिलने वाले फायदों के बारे में तथ्य रखे थे। उन्होंने बताया था कि पति को करीब 11,500 रुपये पेंशन मिलती है और दूसरे लाभ अलग हैं। और पति ने इन तथ्यों को नकारा नहीं? नहीं, पति की तरफ से इन आंकड़ों को कोई चुनौती नहीं दी गई, वो अविवादित रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये साबित है कि पति के पास पेंशन और अन्य लाभ के जरिए आमदनी आ रही है, तो फिर भत्ते को आधा करने का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा, तो सारी दलीलों और तथ्यों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को जिसने गुजारा भत्ता 2,000 रुपये कर दिया था, उसे रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। रद्द कर दिया जी। और उन्होंने फैमिली कोर्ट के मूल आदेश को, जिसमें 4,000 रुपये महीने का भत्ता तय किया गया था, उसे बहाल कर दिया, उसे कंफर्म कर दिया। यानी शमीमा फारूकी को 4,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता मिलेगा, जैसा फैमिली कोर्ट ने शुरू में तय किया था। जी बिल्कुल। तो ये एक लंबा सफर रहा शमीमा फारूकी के लिए 1998 से लेकर 2015 तक, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। हाँ, न्याय मिला, हालांकि बहुत देर से मिला। इस पूरी चर्चा से, इस पूरे केस से हम क्या मुख्य बातें, क्या की टेकअवेज निकाल सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ बातें बिल्कुल साफ होकर सामने आती हैं। पहली और सबसे अहम कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी बाकी महिलाओं की तरह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की पूरी हकदार हैं। इस पर अब कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ये जो गुजारा भत्ता है, ये सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ किसी को जैसे तैसे जिंदा रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक सम्मानजनक, गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए है। जहां तक हो सके वैसा ही जीवन जैसा वो शादी के दौरान जी रही थी। सम्मानजनक जीवन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तीसरी बात, जो अदालती देरी का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मेंटेनेंस जैसे मामलों में इतनी लंबी देरी ये न्याय से इनकार करने जैसा है। अदालतों को, खासकर फैमिली कोर्ट्स को, इन मामलों को जल्दी निपटाना होगा। हाँ, ये वाकई एक बड़ी समस्या है हमारे सिस्टम में। और चौथी बात, पति की जिम्मेदारी। अगर पति स्वस्थ है, कमाने की क्षमता रखता है, तो वो पत्नी के भरण पोषण की अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर नहीं बच सकता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरी कमाई कम है। ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। ये चारों बातें बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण हैं। ये तो हुई कानूनी हक और अदालती फैसले की बात, लेकिन ये मामला हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। वाकई, कानून अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है, लेकिन एक समाज के तौर पर हम उन महिलाओं की कैसे और बेहतर मदद कर सकते हैं जो शादी टूटने जैसी मुश्किल और अक्सर दर्दनाक स्थिति से गुजर रही होती हैं। हाँ, मतलब कानूनी लड़ाई तो एक पहलू है, लेकिन सामाजिक और भावनात्मक सहारा वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी सोचना होगा कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें, कैसे पक्का करें कि हमारा जो पूरा कानूनी निज़ाम है, हमारी जो अदालतें हैं, वो इन महिलाओं की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हों, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हों। कैसे प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जा सकता है। सही कहा। ये सिर्फ कानून बनाने या फैसले देने की बात नहीं है, बल्कि उस कानून को, उस न्याय को जमीन पर उतारने की, उसे हकीकत बनाने की बात है। जी, ये सवाल हैं जिन पर हमें लगातार सोचते रहना होगा और काम करते रहना होगा। बिल्कुल। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, जिसने कई अहम सिद्धांतों को स्पष्ट किया। जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।